वोट बैंक के चलते भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करने को तैयार है। आज वक्फ बोर्ड की जमीन पे नजर गाड़े हुए, कल गुरुद्वारे की जमीन पर नजर गाड़ेंगे, परसों मंदिर के जमीन पे, उसके बाद चर्च की जमीनों पे। आपको लगता है कि आप ये बात अनर्गल बात बोलेंगे और कोई यकीन करेगा? क्या इस देश में गुरुद्वारों के पास तीसरे नंबर की जमीन है? क्या इस देश के चर्चों के पास तीसरे नंबर की जमीन है? जब संविधान बना, क्या बाबा साहब ने संविधान में वक्फ को रखा था? मौलाना जवाहरलाल नेहरू को ये ख्याल आया, भाषा शैली भारतीय जनता मैंने मौलाना जानबूझ के बोला है। दोस्तों, ये डिबेट तो था वक्फ बोर्ड पे, जो रेलवे और आर्मी से ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, उस पर डिस्कशन था, उस पर डिबेट चल रहा था। और इस डिबेट में अनुराग भदौरिया जानते हैं क्या कह रहा है? सरकार की प्लानिंग ये है कि पहले वक्फ बोर्ड की जमीन हड़पे, फिर मंदिर की हड़पे, फिर चर्च की हड़पे, फिर गुरुद्वारा की हड़पे। अनाप शनाप। हमको तो आश्चर्य लगता है, जितनी तकलीफ, जितना दर्द, जितने तह खाने में मिर्ची वक्फ बोर्ड को जो लोग हैंडल कर रहे हैं उसको नहीं है, उससे ज्यादा तकलीफ तो इन लोगों को होता है। और देखिए बोल क्या रहा है कि सरकार इसीलिए ऐसा कर रही है क्योंकि सरकार की अब जमीन खिसक रही है। लोकसभा में लोग जीत नहीं पाए, जमीन खिसक गई। क्या महाराष्ट्र में सरकार जीत गई, हरियाणा में बीजेपी जीत गई, मतलब हर जगह बीजेपी सरकार में आती जा रही है। लेकिन भदौरिया साहब ये कह रहे हैं कि इनकी जमीन खिसकती जा रही है। बड़ा आश्चर्य है, मतलब एक ही लाइन रट्टा मार के आते हैं, एक ही लाइन हर जगह राग सुनाते हैं। कमाल है दोस्तों, हद होगी। अभी तो आपने थोड़ा सा देखा है ना, अब पूरा डिबेट देखो, देख के आपको हो गया कैसी कैसी बातें करते हैं ये लोग टीवी पे आकर के। और ऐसी वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। भदौरिया, आप रो के रोए हैं आज संसद के अंदर कि वक्फ का कानून लेकर आ रहे हैं। संख्या बल अगर है मोदी के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास, तो लेकर आएंगे वक्फ का कानून। आप लोग भी तो लेकर आए जब विपक्ष के पास संख्या बल होता था। आपने असीमित अधिकार दिए ना आप लोगों ने। देखिए, आपने बिल्कुल सही बोला है कि वोट बैंक के चलते भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करने को तैयार है कि उसको वोट चाहिए, किसी कीमत पे वोट बैंक उसको तैयार करना है। उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसको जमीन से मतलब है। एक तो वोट बैंक तैयार करना है, दूसरा जमीन कब्जा करनी है। आज वक्फ बोर्ड की जमीन पे नजर गाड़े हुए हैं, कल गुरुद्वारे की जमीन पर नजर गाड़ेंगे, परसों मंदिर के जमीन पे नाम पे जमीन पे नजर गाड़ेंगे, जो आपको अयोध्या में देखने को मिला किस तरह जमीनों का हेरा फेरी वहां पे हुई थी। उसके बाद चर्च की जमीनों पे आ जाएंगे। फिर ये क्या करना चाहते हैं? अगर जमीन कब्जा ही करना है, जमीन कब्जा वाली पॉलिसी लाना चाहते हैं। एक बात अब आप बोलने आपने बोला कि अब जो बीजेपी वाले हैं इनकी नजर तो गुरुद्वारे की जमीन पे है, आपने बोला इनकी नजर चर्च की जमीन पे, यही बोला ना आपने। मतलब आपको लगता है कि आप ये बात अनर्गल बात बोलेंगे और कोई यकीन करेगा? एक सेकंड सुनिए अनुराग जी, 30 सेकंड सुनिए, फिर आप 1 मिनट बोलिएगा। 1 सेकंड मैंने कहा, क्या एक सेकंड, क्या इस देश में गुरुद्वारों के पास तीसरे नंबर की जमीन है? क्या इस देश के चर्चों के बाद तीसरे नंबर की जमीन है? इस देश में रेलवे के बाद, नहीं सुनना पड़ेगा जी, सुनना पड़ेगा क्योंकि सच्चाई है, फैक्ट है और हार्ड फैक्ट है। इस देश के अंदर रेलवे के बाद और भारतीय सेना के बाद अगर किसी की जमीन है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। सीधी सी बात है। तो सुन तो लो, बोलिए। अरे आप सवाल पूछोगे तो सुनना भी तो पड़ेगा ना। कि मैंने कहा क्या भारतीय जनता पार्टी की आपने जो बात बोली वो गलत थी। अरे मैं सच्चाई मैं भी बता रहा हूं। अरे मुझे कॉल आउट करना पड़ा। मैं बोलूंगा झूठे कैसे हो सकता है? नहीं, कहां किसने बोला? किसने बोला? मुझे एक भी नेता का नाम बताइए जिसने बोला कि हम गुरुद्वारे की जमीनों पर कब्जा करना चाहते हैं। तो दोगे? नहीं, एक भी नेता का नाम बताइए। वक्फ बोर्ड की, अरे भाई ऐसे क्या हल्ला मचा रहे हो भाई? आप सवाल पूछते हो, जवाब भी ले लोगे, सवाल भी जवाब भी। अरे मुझे तो बोलने दो, जो मुझे बोलने के लिए बुलाया है। तो मैंने कहा फैक्ट पे हूं मैं, और फैक्ट पे हूं तभी परेशानी हो रही है। फैक्ट पे है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन पे कब्जा करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। ये हर उस जमीन पे कब्जा करना चाहती है जहां उनको लग रहा है जमीन है, और फिर धन्ना सेठों को देना चाहती है। सवाल आपकी, अगर सवाल से उठा लें, 2013 की बात कर रहे, क्या अमेंडमेंट हुआ था? 10 साल से इनकी सरकार थी, क्यों नहीं किया कुछ भी? मैं पूछना चाहता हूं। इसके पहले वाजपेयी जी की सरकार थी 7 साल, क्यों नहीं कुछ किया? क्योंकि अभी धीरे धीरे वोट जैसी खसकता नजर आता है। 240 पे सिमट गए ना, अब उनको लगता है 240 में आ गए, अब आने वाले चुनाव में हम 40 पे आ जाएंगे लोकसभा में, इसलिए नया धर्म की राजनीति को बढ़ावा देना चाहते हैं। आपकी जमीन खिसक रही है 240 के बाद, इसलिए आप ऐसा करना चाहते हैं। महाराष्ट्र में आपकी जमीन खिसकी, हरियाणा में आपकी जमीन खिसक गई, दिल्ली में तो बिल्कुल ही खिसक गई, इसलिए अजय आलोक आप ये कानून लेके आना चाहते हैं। विपक्ष की समझ ये कहती है। देखिए, जेनेसिस समझिए अमित, सबसे पहले जेनेसिस समझिए। ये लोग संविधान की कस्में खाते हैं, संविधान खटाखट, बहुत कुछ संविधान तो पॉकेट में ही लेके चलते हैं। संविधान में जब संविधान बना, क्या बाबा साहब ने संविधान में वक्फ को रखा था? नहीं रखा था। क्या थी ये चिड़िया? कोई चिड़िया नहीं थी। मौलाना जवाहरलाल नेहरू को ये ख्याल आया
कि तुष्टीकरण और मार्क्सिज्म का एक्सट्रीम स्टेप क्या होगा, तो ये वक्फ एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया 1954 में। पंडित नेहरू, नहीं एक सेकंड, एक त्रुटि है, मैं माफ करिए रोक रहा हूं। आपने मौलाना नेहरू तुष्टीकरण है, ये तुष्टीकरण इसलिए मैंने मौलाना कहा, भाषा शैली भारतीय जनता मैंने मौलाना जानबूझ के बोला है, मैंने जानबूझ के मौलाना बोला, जैसे मुल्ला मुलायम कहते हैं तो मैंने मौलाना नेहरू बोला है। भाई मैंने मौलाना नेहरू जानबूझ के बोला, क्योंकि लाने की जरूरत नहीं थी और ये जानबूझ के लेके आए, ये जानबूझ के लेके आए, किसी भी एक मिनट यार, ये बीच में बोलेंगे निरंतर बोलते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। ओके, आपका ऑब्जेक्शन है, मैंने वो ऑब्जेक्शन पहुंचा दिया। ओके, अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक। ऑब्जेक्शन की रखा, अपने ऑब्जेक्शन को अपने ये जेब में रखे। मैं कहता हूं, मैं जानबूझ के, मैंने कहा है मौलाना जवाहरलाल नेहरू ने ये जानबूझ के काम किया, क्योंकि तुष्टीकरण और मार्क्सिज्म का ये एक्सट्रीम स्टेप था। किसी इस्लामिक देश में वक्फ नहीं है, एक हिंदुस्तान छोड़ के। क्या जरूरत थी इसकी? कोई जरूरत नहीं थी। 64 में आपने इसे स्ट्रेंथन किया, 81 में स्ट्रेंथन किया, 84 में स्ट्रेंथन किया, 95 में तो आपने हद ही पार कर दी, सेक्शन 40 इंट्रोड्यूस कर दिया इस वक्त में। मतलब रुमाल पे कपड़ा डाला, वो जमीन मेरी। अभी देखिएगा आपके डिबेट में लोग आएंगे, कहेंगे जो नया पार्लियामेंट बना है वो भी वक्फ का है, ताजमहल वक्फ का है, ये तो कोर्ट कह चुका है। अति कर दिया। अब ये आइए वक्फ की जेनेसिस समझिए। वक्फ क्या है? वक्फ से आम मुसलमानों को क्या फायदा है? अंडा। आम मुसलमानों की जमीन हड़पता है वक्फ, गरीब मुसलमानों की जमीन हड़प लेता है वक्फ। अगर किसी मुसलमान दंपत्ति को बच्चा नहीं है, वो अपनी संपत्ति अपने भतीजा भतीजी किसी को देना चाहते हैं, तो नहीं, वक्फ, उनकी संपत्ति वक्फ में चली जाएगी। ऐसे ऐसे नियम बनाए हुए इस वक्त में। संशोधन क्यों नहीं होना चाहिए भाई? जिसको मनाएगा वो जमीन उठा लेगा। आप अपील भी नहीं कर सकते हैं, वक्फ के ट्रिब्यूनल में ही जाइए, हाईकोर्ट में चैलेंज आप नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं संशोधन करेंगे इसमें? दूसरी बात, ये वक्फ चला कौन रहा है? पूरे देश में सेंट्रल वक्फ बोर्ड, शिया सुन्नी को छोड़ के प्रदेश वो मिला दीजिए, 30 वक्फ बोर्ड है। इसका हैंडलर कौन है? कभी आपने लिस्ट देखा है 30 वक्फ बोर्ड और सेंट्रल शिया सुन्नी का? इसके हैंडलर वही 200 मुसलमान नेता हैं, जिनके पास ये पूरी वक्फ की संपत्ति। जो रो रहे हैं आप, नियम यह है कि 30 साल से ज्यादा लीज पे आप नहीं दे सकते हैं। ये वो रो रहे हैं क्योंकि उनकी जमीन छीनी जाएगी। असुद्दीन ओवैसी 3000 करोड़ से ज्यादा के वक्फ की जमीन हैदराबाद में कब्जा करके बैठे हुए, मॉल बन रहा है उस पर। मॉल चैलेंज नहीं कर सकते आप। इनके ये आजम खां 7,000 करोड़ रुपए की उत्तर प्रदेश में वक्फ की जमीन हथिया के बैठे हुए थे। 4,000 करोड़ की जमीन उसमें सरकारी थी, योगी आदित्यनाथ जी ने वापस ली, ऑडिट करवाया यूपी में पहली बार। झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। जब नहीं पता जाकर पता कीजिए, पहली बार यूपी में वक्फ का ऑडिट हुआ। उसके बाद आइए, चलिए जरा मुंबई, सारे मुसलमान नेताओं ने ये वक्फ की जमीन हथिया के उसमें कुंडली मार के बैठे हुए हैं, इसलिए यही चिल्ला रहे हैं। आम मुसलमानों को कोई मतलब नहीं है। वो चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं? इस वक्त से मुस्लिम विधवा है उसको सपोर्ट मिले, मुस्लिम बच्चे जो पढ़ नहीं पाते हैं उनको सपोर्ट मिले। साक्षरता दर कितनी कम है मुसलमानों में, और ये कब से कम हुई? जब से कांग्रेस का शासन आया। आजादी के पहले तो साक्षरता दर मुसलमानों की 52% थी, आज घट के 18% कैसे हो गई? हम जिम्मेदार हैं? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? नहीं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ये नाटक करते हैं, ये सारा पार्लियामेंट में ड्रामा वही नेता लोग कर रहे हैं जिनके पास वक्फ की संपत्ति है। नहीं, बहुत आपने बहुत ही कुछ वैलिड पॉइंट्स को रखा है और कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स को रखा है, मैं उस पर आता हूं, लेकिन विवेक आर्य आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, इसमें तू मैना का मामला नहीं है, मुझे लगता है इसमें इंटेलेक्चुअल चर्चा जरूर होनी चाहिए। मैंने डिटेल्स निकाली कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर आपत्ति कितनी है और केस कितने हैं। कुल मिलाकर 40,950 केस वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में इस समय लंबित है और करीबन 10,000 केस मुस्लिम पक्षकारों ने दायर करे हैं। यानी मुसलमानों को इससे तकलीफ नहीं है, मुसलमान तो इससे पीड़ित है। लेकिन इस देश की सेकुलर सियासत कहती है कि जो सही काम हो उसका विरोध कर लो। मुसलमान तो पीड़ित है इस वक्त से। जी नहीं, देखिए, अब मैं इसमें दो चीजें मैं बोलना चाहूंगा। सबसे पहली चीज तो यह है कि वक्फ बोर्ड के अंदर जो ट्रिब्यूनल है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं कौन, और वक्फ बोर्ड बना क्यों? वक्फ बोर्ड उस समय के मुसलमान मेंबर पार्लियामेंट्स की मर्जी के खिलाफ बना। नोबडी वांट्स कि स्टेट गवर्नमेंट उसके रिलीजन, उसके डोनेशंस में इंटरजेक्ट करे, लेकिन सरकार ने बनाया जिससे कोई भी रिलीजियस डोनेशन चाहे मुसलमानों की हो, सरकार उसको रेगुलेट कर सके। पहले मंशा को समझिए आप। दूसरी बात, अब कैसे वो करेगी? ट्रिब्यूनल जो है उसमें स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उसमें क्लास 1 जुडिशियल ऑफिसर उस राज्य की स्टेट गवर्नमेंट नियुक्त करेगी। हाँ, नहीं, मंशा गलत नहीं थी, यही बात है। तो अजय आलोक ने बहुत बड़ी बात कही है और ये बात सबको सोचना पड़ेगा, और वाकई में ये बात सोचने लायक है और इसके लिए अभी सोचना पड़ेगा। बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बताइएगा। मिलेंगे नए डिबेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।